Hello and welcome students. In this video we will study CG Board Class 10 Science Chapter 10 Light Reflection and Refraction from Plane Surface. इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड जब एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा तब एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से। क्लास 7th में आप ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे लाइट सोर्स, मिरर और ब्लैक पेपर का यूज़ करके। ये सारे ही एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसमें हम लोग लाइट रेस के बारे में स्टडी किए हैं। तो इनमें हम लोग ऑब्जर्व किए थे कि चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो वो शैडो कास्ट करता है, और ये जो शैडो है वो कैसे बनता है, जो हम लोग लाइट रे यूज़ किए थे ना उस लाइट रे के पाथ को ब्लॉक करने से। तो ये जो शैडो है उसका अपना अपना प्रॉपर्टी होता है जो कि डिपेंड करता है कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं उसका ओपेसिटी कितना है। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तो हम लोग को पता है ना 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। तो जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो शैडो कास्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो लाइट को कम्प्लीटली पास होने देते हैं। लाइट जब ब्लॉक होगा तभी तो शैडो फॉर्म होता है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे शैडो फॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी में ये होता है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्रूली ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं एंड ना ही ट्रूली ओपैक होते हैं। वो कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी लाइट उनके ऊपर फॉल हो रहा है ना उनमें से कुछ पोर्शन को वो एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ को वो रिफ्लेक्ट करेंगे और कुछ को रिफ्रैक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट और एब्जॉर्ब, ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पोजेस करते हैं। तो इनके वजह से जो शैडो फॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। नाउ यू हैव ऑब्जर्व्ड बाय डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दैट लाइट ट्रैवल्स इन सिंपल स्ट्रेट पाथ। जो लाइट है वो सिंपली एक स्ट्रेट पाथ में जो है वो पास होता है। तो ये हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से देखे थे। क्या इस वजह से ही ऐसा होता है कि अगर दूसरे रूम में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो हम लोग देख नहीं पाते हैं? तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस लेसन को स्टडी करते करते आपको मिल जाएगा। तो इस लेसन में हम लोग इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है और कैसे ये सारा फिनोमिना जो है वो प्लेन सरफेस के थ्रू होता है, क्योंकि आपके लेसन का नेम ही है यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस में कैसे होता है उस चीज़ को स्टडी करेंगे। और हम लोग यहाँ पे जो लाइट रे है ना उसको सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड उसके थ्रू देखेंगे कि शैडो का कैसे फॉर्मेशन होता है और इमेज कैसे बनता है आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए हम लोग ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री ट्रिक्स, ताकि हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसका पोजीशन, शेप और नेचर जो है वो फाइंड कर पाएँ। तो वो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं और देखते हैं कि शैडो कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको दिया है यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट। ये आपको दिख रहा है सेटअप। इसमें दिया है क्या कि हम लोग को ये जो पेंसिल है ना, यहाँ एक पेंसिल यूज़ किए हैं, तो इस पेंसिल का जो शैडो बनेगा उसका लेंथ जो है वो मेजर करना है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक पेंसिल लेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे एक पोटैटो में। जैसे ये जो नीचे दिया है ये पोटैटो है, तो पेंसिल को हम लोग इंसर्ट कर देंगे पोटैटो में परपेंडिकुलरली। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेंसिल है उसका जो हाइट है ना, तो उसके हाइट से 10 सेंटीमीटर बिलो एक यहाँ पे हम लोग पिन इंसर्ट करेंगे। अब देखो जैसे ये पेंसिल का हाइट ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इस हाइट से 10 सेंटीमीटर आपको नीचे आना है और वहाँ पे एक पिन जो है वो इंसर्ट करना है। दिख रहा है आपको पिन, यहाँ पे ये फिगर में ये पिन है, ये इंसर्ट कर देना है। अब ये जो पिन है उसको भी हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो वैक्स या फिर ग्लू के हेल्प से हम लोग वहाँ पे पेंसिल में उसको स्टिक कर देंगे। अब हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि ये जो शैडो कास्ट हो रहा है वो कैसे कैसे चेंज होगा जब हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं लाइट सोर्स का और स्क्रीन का फ्रॉम द पेंसिल। इस पेंसिल से ये देखो ये लाइट सोर्स है और ये स्क्रीन है, तो हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करना है। किसका? तो पेंसिल से लेके स्क्रीन तक का और पेंसिल से लेकर के यहाँ पे लाइट सोर्स तक का, ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करना है और देखना है कि क्या चेंज आता है शैडो में। अब यहाँ पे 3 पॉसिबल केस हैं। पहला, जब हम लोग डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज किए हैं, किसका डिस्टेंस? तो लाइट सोर्स का और पेंसिल का, जो पेंसिल था और लाइट सोर्स था उसका डिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज किए हैं। तो अगर हम लोग इनका डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे दैट सिंपली मीन्स कि जो पेंसिल है और स्क्रीन है उनका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? यहाँ से देखना फिगर में बोल रहा है कि ये जो पेंसिल है और ये जो लाइट सोर्स है इनका ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसको हम लोग क्या किए, डिक्रीज किए, यानी पेंसिल इस डायरेक्शन में शिफ्ट किए। तब उस केस में क्या होगा, ये जो पेंसिल और ये जो स्क्रीन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पेंसिल अब यहाँ आ गया है, तो ये डिस्टेंस कम हुआ और ये बढ़ गया। तब इस केस में शैडो में क्या चेंज देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को? वी विल ऑब्जर्व दैट द शैडो, ठीक है, शैडो का जो ऑब्जर्व द साइज ऑफ द शैडो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्स।
क्या हो रहा है, जो शैडो है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग लाइट सोर्स के पास लेके आ रहे हैं पेंसिल को, वैसे वैसे उसका जो शैडो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जा रहा है। और अगर हम लोग लाइट के दूर ले जाएंगे उसको, तो जो पेंसिल है उसका जो शैडो बन रहा है उसका साइज़ यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। नाउ ऑन कीपिंग द पेंसिल एंड स्क्रीन फिक्स्ड एंड ब्रिंकिंग द सोर्स नियर इट, वी विल फाइंड दैट द शैडो लेंथ इंक्रीजेस। अब क्या किए, पेंसिल को फिक्स कर दिए, स्क्रीन भी फिक्स है। इस बार हम लोग लाइट सोर्स को पेंसिल के पास ला रहे हैं। तो एनी हाउ क्या हो रहा है, पेंसिल के पास ही आ रहा है लाइट, चाहे पेंसिल लाइट के पास जाए या फिर लाइट सोर्स पेंसिल के पास है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो कम ही हो रहा है। और जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो हर बार जो शैडो है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ थर्ड के यहाँ पे केस है, इफ़ वी कीप द पेंसिल एंड सोर्स फिक्स्ड, जो पेंसिल है और जो सोर्स है उसको हम लोग फिक्स कर दिए एंड मूव द स्क्रीन अवे, then the size of shadow increases and it decreases when we move the screen close to the pencil। अब आपको क्या दिख रहा है कि जब हम लोग पेंसिल और सोर्स ऑफ लाइट है उनका यहाँ पे पोजीशन फिक्स कर दिए और स्क्रीन को क्या किया हम लोग दूर लेकर के गए, तो स्क्रीन जब हम लोग दूर लेके जाएंगे तब उस केस में जो शैडो का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब हम लोग स्क्रीन को पास लेकर के आएंगे तो उसका साइज़ जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस हम लोग को देखने के लिए मिले। सो द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ शैडो एंड द डिस्टेंस बिटवीन द शैडो एंड सोर्स is equal to the ratio of the size of object and the distance between the object and source। क्या समझ में आ रहा है कि जो रेशियो हम लोग बनाएंगे किस चीज़ का, तो साइज ऑफ शैडो और डिस्टेंस बिटवीन शैडो एंड सोर्स का, ठीक है। शैडो और सोर्स तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका इमेज और ये सोर्स, तो इनका और किसका देख रहे हैं हम लोग, तो साइज ऑफ शैडो का, यानी कि लेंथ ऑफ शैडो, इसका रेशियो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका, और रेशियो बनाए हैं ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच का, ये दोनों रेशियोज जो है वो इक्वल हो जाएंगे अभी जितना ऑब्जर्वेशन आया है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इनको हम लोग सिंपल टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, लाइक हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसके लेंथ को या ये बोल लो उसके साइज़ को एच से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ एच लिखेंगे। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स, यानी कि पेंसिल और कैंडल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग D0 से डिनोट कर देते हैं। देन जो इसका इमेज बना था उसको हम लोग उसके लेंथ को लिखते हैं यहाँ पे H डैश, और उसके बाद जो डिस्टेंस था इमेज और सोर्स का उसको हम लोग लिखते हैं DS से। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है क्या चीज़, तो शैडो का लेंथ फाइंड करना था, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को इस शैडो के लेंथ के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो H डैश यहाँ आ गया एंड बाकी टर्म्स यानी कि ये H और DS जो है वो मल्टीप्लाई में आ गए, और ये जो D0 था वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं फॉर द लेंथ ऑफ शैडो, और इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग शैडो का लेंथ जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर बाई रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे प्लेन मिरर में इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब देखो, कोई भी प्लेन और शाइनी सरफेस जो होगा वो प्लेन मिरर के जैसे वर्क करता है। तो एक प्लेन मिरर जो है उसके क्या क्या यहाँ पे पार्ट्स हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ों से वो बना है बोल सकते हैं। तो एक थिन लेयर होता है सिल्वर सैंडविच्ड का, इसमें इसके बीच में जो प्रेजेंट रहता है वो है ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसके एक साइड में हम लोग बोलेंगे कि प्रोटेक्टिव पेंट लगाया होता है, पेंट का कोटिंग किया रहता है। तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है और उसमें क्या दिख रहा है हम लोग को, एक साइड में सिल्वर है और दूसरे साइड में पेंट है, तो वो प्रोटेक्टिव कोटिंग है एक्चुअल में। तो ये जो सिल्वर है उसका यूज़ करने का रीज़न ये है कि वो एक गुड रिफ्लेक्टर है लाइट का, तो इसके वजह से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बन जाता है मिरर में। ठीक है, तो मिरर कैसे एक्ट करेगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फॉर्म में। तो यहाँ हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं कि कोई भी प्लेन चीज़ जिसका शाइनी सरफेस है उसको हम लोग प्लेन मिरर ही बोलेंगे। अब उसके थ्रू हम लोग को इमेज फॉर्मेशन देखना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो लॉस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट थिंग है, जो लॉस है उसको आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा, इसी के बेसिस पे आपके जो भी सारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आएंगे उसको आप समझ पाओगे। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों हमेशा इक्वल रहता है। देन इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो एक प्लेन बनाएंगे तो वहाँ पे तीनों चीज़ जो है वो सेम प्लेन पे आएगा, ऐसा है। तो अब इन दोनों लॉ को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ से। तो यहाँ देखते हैं हम लोग स्टडी ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए आपके इसी टेक्स्ट बुक के एंड में ना प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट जो दिया है उसमें ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो उसको करना ही है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं ये प्रैक्टिकल नंबर 1 के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, वहाँ पे ये एक्सप्लेन हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
और अगर आप चाहो तो जब स्कूल में ये चीज़ कराया जाएगा ना तो भी समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं उस प्रैक्टिकल को कवर नहीं कर रही हूँ। तो सेकंड हम लोग यहाँ पे लॉ देखते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइन सेम प्लेन। अब ये कैसे हो सकता है? तो देखो, अब पहले समझना पड़ेगा ना कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है मिरर में उसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, जो मिरर लिए तो जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना तो ये जो रेड वाला लाइन है ना वो इंसिडेंट रे है। तो जहाँ पे ये फॉल हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट। अब यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ इस इंसिडेंट पॉइंट के परपेंडिकुलर में, तो जो सरफेस होगा मिरर, ठीक है, मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर में उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम प्लेन में ही रहता है जहाँ पे इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी लॉ में देख रहे हैं। यही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो मिरर को वर्टिकली रखा गया है। वर्टिकली यानी कि ये आपका मिरर है, ठीक है, इस मिरर को यहाँ पे वर्टिकली रखे हैं। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है उसको रेड कलर से दिखाया है, तो ये दिख रहा है आपको। उसके बाद जो नॉर्मल प्लेन है उसको येलो कलर से दिखाया है, तो ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये आपका नॉर्मल प्लेन है। तो ये जो प्लेन है और ये जो इंसिडेंट रे है वो सेम प्लेन में आ रहा है। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, यहाँ येलो कलर लिखा है बट एक्चुअल में वो ये है, वो ग्रीन कलर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया है। अब आपको दिख रहा है येलो वाला ये प्लेन हो गया, ये रेड वाला आपका इंसिडेंट रे और ये ग्रीन वाला आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये सब कुछ सेम प्लेन में है। तो यही चीज़ आपका ये वाला लॉ बोल रहा है। अब यहाँ पे आपको जो इमेज है ना, जो मिरर है उसका पोजीशन थोड़ा थोड़ा रोटेट करना है, रोटेट द मिरर। तो मिरर को रोटेट कर रहे हैं तो क्या चेंज दिख रहा है आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में, उस चीज़ को यहाँ पे बताना है। और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाता है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ग्लू अ मैच स्टिक टू द प्लेन मिरर। अब क्योंकि हम लोग तो को यहाँ तो इमेजिनरी दिखा रहे हैं ना, येलो वाला जो लाइन आपका दिखाया, येलो जो नॉर्मल दिखाया और रेड जो इंसिडेंट रे, ग्रीन जो रिफ्लेक्टेड रे, ये सारा जो दिखाया वो तो इमेजिनरी है, हम लोग एक्चुअल में तो नहीं देख रहे हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग प्लेन मिरर लिए हैं उसमें ग्लू के हेल्प से हम लोग एक मैच स्टिक को स्टिक कर सकते हैं, वहाँ पे स्टिक कर देंगे और जब मिरर को रोटेट करेंगे ना तो हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो मैच स्टिक है उसके डायरेक्शन में हम लोग को क्या चेंज दिख रहा है, उसका जो इमेज बन रहा है उस पर क्या चेंज दिख रहा है। सो द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन प्लेन मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रेज। तो जब हम लोग प्लेन मिरर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या किए, मैच स्टिक को तो यहाँ पे स्टिक कर दिए थे ना, दैट मीन्स इंसिडेंट रे जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड है। जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें क्या चेंज आ रहा है उसको हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे प्लेन मिरर के रोटेट करने से। तो जैसे अगर हम लोग उसी मिरर को 35 डिग्रीज तक रोटेट किए तो क्या चेंज आएगा रिफ्लेक्टेड रे में, यहाँ पे ये पूछ रहा है। उसके लिए हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 52 डिग्री विथ नॉर्मल ए बी। फिगर भी ले आती हूँ यहाँ पे ताकि देख पाए हम लोग। तो ये एक नॉर्मल है यहाँ पे दिख रहा है, ये सॉरी ये मिरर है, तो ए बी। अब यहाँ पे एक इंसिडेंट रे पड़ता है और वो जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आपका इंसिडेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो एंगल बनाता है 52 डिग्री का, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा 52 डिग्री। नाउ कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड रोटेट द प्लेन मिरर एट 35 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बाय 35 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपको क्या करना है कि इंसिडेंट रे जो है उसको हम लोग फिक्स रखे यहाँ पे, वो उतना ही रहेगा। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जिसको ओ लिखे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये जो आपका मिरर था उसको आपको रोटेट कर देना है कितना, तो 35 डिग्री तक। एंड उसके बाद जो नॉर्मल है वो भी यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसको रोटेट किए तो नॉर्मल अफेक्ट हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो हम लोग सेम रखे हैं, इतना का इतना ही है, लेकिन आप इसको यहाँ पे टिल्ट कर दिए 35 डिग्री से। अब आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए मैं कैलकुलेशन से आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है नेक्स्ट वाले पेज में। देखो, अभी हम लोग को न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था 52 डिग्री और हम लोग फिर उसको रोटेट किए हैं कितना, तो हम लोग रोटेट किए 35 डिग्री तक उसको, प्लेन मिरर को। तो यहाँ पे जो हम लोग का न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस निकलेगा वो कितना हो जाएगा कि जो हम लोग का एक्चुअल जो पहले वाला इंसिडेंस था एंगल ऑफ इंसिडेंस उसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे जितना हम लोग रोटेट कर दिए हैं मिरर को उतना। तो आई माइनस 35 यानी कि 52 माइनस 35 यानी कि 17 डिग्री, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर जो है वो इक्वल रहता है, इसलिए आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हो जाएगा 17 डिग्री। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड कर लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो डिस्टेंस था एस ओ एन और एस डैश ओ एन डैश का वो कितना है। अब ये सारा चीज़ है क्या कि एस ओ एन और एस डैश ओ एन डैश, तो यहाँ पे देखो आप
एस ओ एन जो बोल रहे हैं, ये आपका एस, ये ओ और ये एन, तो ये वाला जो एंगल ये बात कर रहा है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद एस डैश, ओ और एन डैश, ये जो आ रहा है ये है आपका न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, ये वाला एंगल था आपका 52, और उसके बाद हम लोग इसको रोटेट किए हैं फिलहाल अब मिरर को, तो जो मिरर को रोटेट कर दिए तो ये आपका जो डिस्टेंस था वो यहाँ पे ये कम हुआ ना, यहाँ तक आया। तो वो कितना रोटेट किए थे 35, तो 52 प्लस 35 करेंगे, एंड जो न्यू एंगल आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है 17 डिग्री, उसको हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इतना पूरा कैलकुलेशन के बाद में आपका वैल्यू आ जाएगा 70 डिग्री। तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और हम लोग इसको 2 टाइम्स में ले रहे हैं ना, 2 इंटू 35 डिग्री, वो इतना रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे प्लेन मिरर को जब हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है वो कितना रोटेट हो रहा है यहाँ पे बाई 20 डिग्री। तो यहाँ तक अभी मैं एंड करती हूँ इस वाले वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाई अ प्लेन मिरर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो इसके बाद वाला वीडियो है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। Please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.